नमस्ते सर, कैसे हैं? नमस्ते। एकदम ठीक। काफ़ी समय हो गया सर। जी, काफ़ी समय हो गया लेकिन आज मौका मिला आपके साथ, जी। खुशी की बात है। सर आपने ये वंदे भारत ट्रेन बनाई, इस पे बहुत विवाद चल रहा है। ट्रेन 18 जो जी, अब वंदे भारत से जानी जाती है। जी। तो आपने ये कैसी ट्रेन बनाई सर कि गायें भैंस आते ही मतलब जी, 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 पटड़ी पे वो मतलब रुक जाती है उसमें। पूरा उसका पिक्चर्स भी वायरल हो रहे थे जी, कि ये कैसी ट्रेन है बताओ, मोदी जी के ऊपर ब्लेम कर रहे थे लोग। जी, 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 तो आपने बनाई, बताइए क्या क्या हो रहा है ये कितने और कुछ लोग तो जी, उसमें जी, दिखा रहे थे कि ये देखो गत्ते गत्ते लगा रखे हैं जी, इसमें। जी, जी। बहुत अच्छा आपने अच्छा किया सवाल पूछा कि देखिए, एक तो मोदी जी को जो गाली दे रहे हैं वो लाज़मी है क्योंकि ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ होगा कि एक के बाद एक ट्रेन का इनॉग्रेशन मोदी जी खुद करें। हम्म। 4 बार कर चुके हैं और अब 5 या 4 में 3 बार कर चुके हैं, 1 बार अमित शाह जी ने की थी और 5वीं अब मैसूर से करने वाले हैं। और हाइप भी बिल्डअप हुई है बहुत ट्रेन के बारे में, उस पे बाद में आऊँगा। तो जब आप इतना उसका वो क्या कहते हैं, हाइप तो नहीं, उसका इतना ज़्यादा एडवर्टाइज़मेंट करेंगे तो जब कुछ गड़बड़ होगा तो उसकी थोड़ी बहुत मार भी पड़ेगी। हम्म। और तमाम तरह के कार्टून और ये सब भी मैंने देखे और एक ब्लॉग भी मैंने लिखा उसमें से पकड़ के, वो कि हमारी ट्रेन कमज़ोर नहीं हुई है, हमारी भैंसें मजबूत हो गई हैं। तो मैंने एक ब्लॉग लिखा था, थोड़ा तंज, थोड़ा सरकाज़म के साथ, कि ट्रेन बड़ी या भैंस, हम्म। और गालिब शेक्सपियर को लाके कई बातें उसमें की थी। हम्म। तो सीरियसली बात करने का मौका आज मिल रहा है तो देखिए, ऐसा है कि ट्रेन जब हम लोग बनाने चले तो ये था कि ये ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटा पे चलनी है। वो एक नायाब चीज़ होती क्योंकि वैसी ट्रेन थी नहीं, और ट्रेन सेट होगी। अब 160 किलोमीटर प्रति घंटा पे चलाने के लिए ट्रैक में फेंसिंग मैंडेटरी है। आपको सीआरएस का सैंक्शन नहीं मिलेगा 160 पे चलाने के लिए हम्म। अगर आपका ट्रैक फेंस्ड नहीं है। हमारा एक ही ट्रैक आज की डेट में दिल्ली से मथुरा के बीच में एक स्ट्रेच है, कोई अब जहाँ तक मुझे याद है 30-35 किलोमीटर का या थोड़ा ज़्यादा होगा, जो क्लियर्ड है 160 किलोमीटर के लिए। और वहाँ फेंसिंग है, कम से कम कागज़ पे तो है। वो बीच बीच में तोड़ देते हों लोग, अलग बात है। तो चूंकि फेंस ट्रैक पे चलेगी, इसलिए डिज़ाइन इस लिहाज से किया गया कि कभी इसके आगे कोई गाय भैंस आदमी नहीं आएगा। हम्म। अब नॉर्मल जो लोकोमोटिव होता है उसमें आगे एक भद्दा सा या स्ट्रॉन्ग सा काऊ कैचर लगा रहता है। तो गाय भैंस कोई ट्रैक पे जब आती है तो वो या तो फेंक देता है उसको उठा के, या अगर नीचे भी चला जाए तो वो ख़त्म हो जाता है जानवर। थोड़ा बहुत डैमेज लोगों को हो सकता है पाइप्स वगैरह पे, कोई बड़ा डैमेज नहीं होता। और वो होती भी बिल्कुल लोहे की। एकदम सॉलिड लोहे का स्ट्रक्चर है वो, हम्म। उसका पर्पज़ ही यही है। हम्म। सो इसीलिए काऊ कैचर बोलते ही हैं। हम्म। सुनने में ख़राब लगे लेकिन है वही चीज़। वो लेकिन एकदम आगे होता है, आप देखिए वो ईएमयू में भी, लोगों में, सब में। अब ये इसमें एरोडायनेमिक प्रोफाइल ज़रूरी थी 160 के लिए, क्योंकि जैसे ही आप 120 130 के ऊपर जाते हैं तो एयर रेजिस्टेंस बहुत मायने रखने लगता है आपकी स्पीड एक्सेलरेशन और एनर्जी हम्म। एफिशिएंसी दोनों के लिए। तो वो हम लोगों ने एक कंप्यूटर सिमुलेशंस करके, टेस्टिंग करके, एक नोज़ मतलब इस एरोडायनेमिक प्रोफाइल नोज़ इसके लिए तैयार की थी। अब वो नोज़ का शेप ऐसा है कि उसमें आगे वो लोहे का सामने नहीं लग सकता। जो डिज़ाइन हम लोग ने बनाई थी वैसे आप डिज़ाइन सोचिए कि आगे भी लग सके तो वो उतनी अच्छी भी नहीं लगेगी और कोई हम लोग को ज़रूरत नहीं लगी। हम्म। अच्छा, तो वो काऊ कैचर इसमें नहीं है, इस वजह से पीछे है लेकिन वो पर्पज़ नहीं सर्व कर सकता जो लोकोमोटिव करता है। फिर हम लोग ने सोचा कि भाई फेंस ट्रैक पे तो चलेगी, लेकिन अगर गलती से कभी कोई जानवर आ भी जाए तो इसमें ऐसा होना चाहिए कि लीस्ट डैमेज हो।
तो जो इसकी नोज़ की कवरिंग है, जिसको आपके कुछ दर्शक या बाकी लोग गत्ता या दफ्ती बोल रहे हैं, वो FRP मतलब फाइबर रीइंफोर्स प्लास्टिक कंपोजिट उसका है। और उसके पीछे जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है वो स्ट्रांग है। उस स्ट्रक्चर के दो काम हैं। अगर कोई कोलिजन हो जाए ट्रेन से तो वो स्ट्रक्चर क्रम्पल करेगा और पैसेंजर्स को और इवन यहाँ तक कि ड्राइवर को भी कोई नुकसान नहीं होगा। उसका पर्पज़ ही यही है। लेकिन फिर वो इतना स्ट्रांग है कि हाई स्पीड पे भी अगर गाय या भैंस से टक्कर हो तो जो FRP कवरिंग है वो डैमेज हो जाएगी, स्ट्रक्चर बचा रहेगा। तो ये जितने 2-3 किस्से हुए हैं वो उनमें यही हुआ है कि वो FRP बुरी तरह डैमेज हो गया, स्ट्रक्चर अपनी जगह है। अगले दिन या उसी दिन डिपो में जाके वो रातों रात बदल दिया गया। ये डिज़ाइन इस तरह की गई थी, वरना अगले दिन वो बदल के नहीं आती सामने। अब इसमें चूंकि ऐसी जगह ट्रेनें चलेंगी जहां गाय भैंस की इनग्रेस है, फेंसिंग का काम हुआ नहीं है। दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से हावड़ा 160 किलोमीटर के लिए प्रोजेक्ट कई साल से चल रहा है धीरे धीरे। अब ये कह रहे हैं कि 2024 में पूरा हो जाएगा, मुझे लगता नहीं है। खैर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो आप ऐसे ट्रैक पे ट्रेन चलाते रहेंगे जिसमें गाय भैंसें आती हैं, तो ये कहानियाँ होती रहेंगी। क्या किया जा सकता है? एक तो ये कर सकते हैं कि वो जो नोज़ का FRP है 4 सेक्शंस में है, उसको और छोटे सेक्शंस में या ऐसा डिज़ाइन किया जाए कि उसको बदलने में थोड़ी आसानी हो जाए। डैमेज तो हो गई। दूसरा ये कर सकते हैं कि सारा डेटा रेलवे के पास मौजूद है। सारे हिंदुस्तान के बड़े शहरों के बीच में जितने ट्रैक हैं, अब जैसे बेंगलोर चेन्नई है, मैं चूँकि बेंगलोर में DRM था तो मुझे ऐसा अंदाज़ है कि बेंगलोर से चेन्नई के बीच में जो ट्रैक है उस पर कैटल इनग्रेस बहुत कम ही था। कैटल रन ओवर केसेस ज़्यादा नहीं होते थे। तो यहाँ मुझे जैसा लगता है वहाँ ये केस नहीं होंगे, कम होंगे। तो इस तरह आप आइडेंटिफाई करिए दिल्ली से भोपाल, दिल्ली से जयपुर, और आप स्टडी कर लीजिए ऐसे या कहीं भी जाके आप कि कैसे ऐसे कौन से ट्रैक्स हैं जिनमें कैटल रन ओवर के केसेस नहीं होते हैं, वहाँ पे पहले इनको चलाइए। इस बीच फेंसिंग का काम चालू रखिए। तो नहीं वो तो ट्रेन तो उस हिसाब से चलती है ना कि जहाँ पे इलेक्शन होगा या जहाँ पे पोटेंशियल। तो ठीक बात है। तो इस बार तो कर्नाटक में है, तो बेंगलोर से चेन्नई बनता है, मैसूर तक जाएगा शायद। हाँ मैसूर तक। अभी शताब्दी और मैसूर तक जाती है। और तो ठीक है, वो चेन्नई से बैंगलोर चलनी चाहिए, ये तो मैं बहुत पहले से कहता रहा हूँ। समहाउ मुझे लगता है कि वहाँ पे बहुत ठीक रहेगी। प्रॉब्लम दूसरा है, आपने जब दिल्ली से बनारस चलाई तो आपने एवरेज स्पीड 96 आई। इसकी सारी ट्रेन आज तक जितनी उनसे ज़्यादा, और अच्छा खासा आपने ट्रैवल टाइम बचा लिया 2 घंटे तक। फिर आपने जब अहमदाबाद से मुंबई चलाई तो वहाँ एवरेज स्पीड घट के 90 से नीचे हो गई, जबकि आप इस बीच में उसको बुलेट ट्रेन से कंपेयर कर बैठे थे, वंदे भारत को। उस पर बाद में आएंगे, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ थी, उसके बारे में अगर पूछिएगा तो बताऊंगा। वो कुछ मुझे ऐसा लगा कि या उस पर बाद में आते हैं, नहीं तो जी। तो सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जब आप इतना उसकी एक्सेलरेशन की तारीफ कर चुके हैं तो ये 90 से नीचे शताब्दी की स्पीड पे चला रहे हैं। मैंने ट्वीट भी किया और लिखा, और लोगों ने भी किया होगा। क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। 5 घंटे 45 मिनट का टाइम टेबल घटा के इन्होंने 5 घंटे 15 मिनट किया, जबकि मेरा कहना था कि 5 घंटे से कम में होना चाहिए। जो भी हो, कुछ उसका असर हुआ या नहीं हुआ, ये किया। अब जो बैंगलोर से चेन्नई चल रही है, इसको हम मैसूर छोड़ भी दें, उस ट्रैक पर उतनी स्पीड नहीं है, तो बेंगलोर और चेन्नई के बीच में शताब्दी के मुकाबले कोई 15 या 20 मिनट बचा रही है ये ट्रेन। तो मेरे हिसाब से तो ये कोई प्रॉमिस चीज़ नहीं। और एवरेज स्पीड आ रही है 75 पे आ चुकी है जी। तो आप कह सकते हैं कि उसमें ज़्यादा स्पीड अलाउ नहीं करेगा, तमाम रीज़न आप दे सकते हैं, लेकिन मेरे गले नहीं उतर रही है बात कि आप
इतना हाई बिल्डअप करके, और अगर आप शताब्दी के मुकाबले 15 मिनट बचाएंगे तो फिर क्या खुदा पहाड़ निकली चुहिया जैसा हो जाएगा ये तो। हाँ, 90 तो शायद शताब्दी ही चल जाती होगी। जी, 88 या एक आध की शायद 90 भी हो। हाँ। मेरा ये कहना है कि जब आपने 96 पहली ट्रेन चलाई और उसके बाद इसके बारे में और बहुत कुछ बताया कि बड़ी ज़बरदस्त एक्सेलरेशन बढ़ा दिया गया है, तो कम से कम 100 तो टच करिए एवरेज स्पीड। लोगों को एक ट्रैवल एक्सपीरियंस टाइम बचाने के लिहाज से भी तो मिले। किराया तो आपने ज़्यादा रखा ही है, पर अभी तक वो होता दिख नहीं रहा है। और अगर ये तो अच्छा हुआ वो जितनी ये 6 हर महीने वगैरह बोल रहे थे, ये एक पर मंथ बन पा रही है, शायद 2 या 3 पे पहुंच जाए, वरना इतनी ज़्यादा बनाते जाते और अनप्रिपेयर्ड ट्रैक्स पे देते जाते उसका उल्टा बहुत नुकसान होता। और अभी भी ये डर है कि ऐसी जगह आप चलाने लगेंगे जो एकदम प्रिपेयर्ड नहीं है मेंटेनेंस के लिए, ऑपरेशन के लिए, और ये गाय भैंस वाला ये सब ध्यान रखते हुए इसको लाना पड़ेगा। ये हमने पिछली बार भी बात की थी कि जब हम कह रहे थे कि 3 साल में क्यों नहीं बना सकते इतनी सारी ट्रेन्स, तो आपने 400-500 की बात कर रहे थे हम, तो आपने कहा था कि मेंटेनेंस और ये सब ज़रूरी है, और उसके अभी हमको नतीजे भी दिख रहे हैं कि भाई 95 भी 100 भी नहीं टच कर पा रहे और उल्टा वापस से 75 पे चली गई है, तो मतलब फ़ायदा क्या। तो सबसे बड़ा जो प्रायोरिटी है, एक तो आपको फेंसिंग करना ही पड़ेगा अगर आपको ये सब इंसिडेंट्स हैं। उसका आपको कॉस्ट एनालिसिस चाहे कीजिए चाहे मत कीजिए, पर एक तरीके से ये तो देखना पड़ेगा कि अगर रोज़ आपको रिप्लेस करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर एक तो इंसिडेंट होगा ही, अगर मान के चलो कि आप दिन में 2 ट्रिप्स भी कर रहे हो, मान लीजिए अभी तो एक ही होगा शायद, लेकिन 2 करोगे तो एक तो इंसिडेंट मान के चलो, तो रोज़ ही अगर वो जाके खड़ी हो रही है तो उसका कॉस्ट एनालिसिस करना पड़ेगा कि फेंसिंग में कितना ज़्यादा पैसा जाएगा या रोज़ इसको रिपेयर करने में पैसा जाएगा। सही बात है आपकी। और दूसरा सबसे बड़ा बात है कि जो ट्रैक्स हैं, आप ट्रेन तो ला रहे हो ठीक है, वो आपको पता भी है कि ये टाइमलाइन में ये ट्रेन आने वाली है, अब ये आने वाली है, तो कम से कम पहले से ही डिसाइड कर लीजिए। आपको ये भी पता है कि इलेक्शन कौन से महीने में किस स्टेट में होने वाला है, तो उस हिसाब से भी आप कर सकते हैं कि भाई पहले इसको जो ट्रैक है ऑलरेडी उसको पहले से ही ठीक कर दो, इतना कर दो कि कम से कम 150 किलोमीटर पे तो चले। जी, तो ठीक कह रहे हैं आप। जिसका पोटेंशियल 200 तक जाने का है, अगर आप उस पे 75 पे चला रहे हैं तो ये वेस्ट है ना रिसोर्सेज का। बहुत सही कहा आपने। अब चूंकि मैं क्रिएटर हूँ ट्रेन का, तो आप मुझसे ही पूछ सकते हैं फिर आपने बनाई क्यों। हाँ, लेकिन हमने एक डेमोन्स्ट्रेटिव तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक कैपेबिलिटी हमने बनाई, और बिना ट्रैक के अपग्रेडेशन के ये 400-500 बनाते जाना, तो उसका अब नतीजा आप देख रहे हैं। आगे और क्या क्या होगा वो देखना होगा। ठीक है, आपने मोमेंटम बिल्डअप कर लिया है कि हर महीने 1-2 जो भी जहाँ भी पहुँचे आप, ज़्यादा भी, लेकिन फिर ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए। आजकल जो सरकार का एटीट्यूड है बजट में, आप देखिए कि रेलवे में इन्वेस्टमेंट की कोई कमी नहीं है। कहाँ 50-60 हज़ार करोड़ होता था 2013-14 में, आप पहुँच गए हैं 2.5 लाख करोड़ पे। तो आप ट्रैक अपग्रेडेशन एंड फेंसिंग पे वॉर फुटिंग पे काम करिए अगर ये ट्रेन चलानी है। वरना जैसे आप कह रहे हैं कि भाई 75 की एवरेज स्पीड पे चलाना है, तो ये सवाल उठेगा फिर इतनी महंगी ट्रेन से हमें मिला क्या। केवल थोड़ी बहुत जो ट्रेन में फैसिलिटीज़ हैं, एमिनिटीज़ हैं, उसके लिए क्या 20% या जितना भी है उतना ज़्यादा किराया मांगना क्या वाजिब होगा। तो ये वो चीज़ें तो फन हैं। के लिए, एक बार देखने के लिए, नोवेल्टी फैक्टर के लिए लोग जा सकते हैं एक बार, लेकिन जब अगली बार बुक करेंगे वो लोग, तो वो देखेंगे ना कि सबसे शॉर्टेस्ट टाइम किसका है। जी, नॉवेल्टी ही अभी कुछ दिन चलेगी। अब देखिए, मेरे ख्याल से जो ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं शताब्दी के 10 या 15 मिनट के इंटरवल पे चलेगी, तो अभी बहुत से शताब्दी के पैसेंजर नॉवेल्टी के की वजह से इस पे आ जाएंगे। पर अगर इसका शताब्दी से रीजनेबली तो नहीं, कंसिडरेबली फेयर ज़्यादा हुआ, तो लोग सोचेंगे कि भाई ये 15 मिनट बचाने के लिए एक्स्ट्रा पैसा देने का क्या मतलब है। ये सवाल उठेंगे। तो ये इस पे ध्यान देना इनका ज़रूरी है, बिकॉज ये अभी तो प्राइम मिनिस्टर खुद इनॉग्रेट कर रहे हैं, इतना हाई बिल्डअप हो रही है, लेकिन एक टाइम के बाद काउंटर प्रोडक्टिव ना होने लगे। और होना नहीं चाहिए ऐसा, इसलिए उसके अगेंस्ट गार्ड करके चलें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसमें दिक्कत कहाँ पे आ रही है? आपने कहा कि दिल्ली से हावड़ा का और दिल्ली से मुंबई का,
जी। ये दो ऐसे ट्रैक्स हैं जो 180 किलोमीटर पर आवर के इससे होने चाहिए थे, जो खुद शायद गवर्नमेंट ने टारगेट भी किया है। 160 के लिए 160। सैंक्शन काम है, मेरे ख्याल से 2017 में सैंक्शन हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बात तो चल रही है 15 साल से, हम्म। काम सैंक्शन हो गया था 2017 में या 18 में, ठीक याद नहीं है मुझे। तो धीरे धीरे चल रहा है काम, उसको प्रायोरिटी दे के ख़त्म किया जाए कि कम से कम ये 2 रूट अगर आप कर देंगे तो इस रूट पे ही बहुत सी वंदे भारत चल पाएंगी। 2 शहरों के बीच में लंबी स्लीपर आ गई तो वो एक प्रायोरिटी लेके वो बहुत करना ज़रूरी है, वरना मेरे हिसाब से अभी तो एक हाइप में, जोश में सब लोग तारीफ किए जा रहे हैं कि हमारे यहाँ भी वंदे भारत आ गई। मैं चूँकि साउथ में रहा, मेरे पास 100 मैसेज आ चुकी होंगी कि मैं सपना पूरा हुआ, चेन्नई से बैंगलोर चलेगी। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन फिर काउंटर प्रोडक्टिव ना हो, ये देखना ज़रूरी है। वही लोग बोलेंगे कि भाई क्या से क्या, सब ऊंची दुकान दुकान फीका पकवान वाली बात हो जाएगी। वही बात होगी। और ट्विटर या ऐसी चीज़ों पे लोग डिज़ाइन इशू पे तमाम सवाल पूछने लगते हैं, और फ़ोन पे बैठ के जवाब देना भी ये मुश्किल लगता थोड़ा है। सा एरोडायनामिक्स वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा बता जी दीजिए लोगों को कि ये इसकी चोंच ऐसे क्यों बनाई है आपने। जी, तो वो आप कोई भी चीज़, कॉमन सेंस है, आप अपना कोई भी चीज़ बना के देख लीजिए कि जिसकी चोंच आगे होगी और उसको आप हवा के अगेंस्ट चलाइए, तो आपको जिसमें चोंच बनी होगी एक पर्टिकुलर शेप में, तो उसमें कम रेजिस्टेंस होगा, आप ज़्यादा तेज़ी से उसको चला पाएंगे। तो ये तो कॉमन सेंसिकल इसका एक एक्सप्लेनेशन है। इसको डिज़ाइन करने के लिए एक सिमुलेशन पैकेज आता है, उसको कहते हैं कंप्यूटेशनल फ्लो डायनामिक्स। आप तरह तरह के शेप बना के उसमें उस सिमुलेशन से टेस्ट करते हैं कि सबसे कम एयर रेजिस्टेंस किस शेप में आ रही है। तो ये करके हम लोगों ने ये शेप डिज़ाइन किया था, और वो 160 के हिसाब से। इस शेप का 120 के नीचे कोई फ़ायदा नहीं है, ये भी बात है। तो ये भी मानिए कि ये चोंच वाला शेप, और ये महंगा बनता है, सस्ता नहीं है। वो जो, मुझे इस समय दाम नहीं पता, वो जो चोंच टूट के जो नोज़ बदलती है, वो मेरे ख्याल से 2-2.5 लाख की होगी। अच्छा जी। तो अब 160 के लिए डिज़ाइन किया आपने, 160 के ट्रैक नहीं है, तो आप 120-130 पे चला रहे हैं, वहाँ तक भी ठीक है क्योंकि एक्सेलरेशन अच्छा है, आप टाइम बचा ले रहे हैं। लेकिन फिर क्या इतने सारे नंबर्स बनाना जस्टिफाइड है जब तक ट्रैक ना तैयार हो जाएगी? तो साइमल्टेनियसली ट्रैक बनाना जस्टिफाइड है। और रही बात एरोडायनेमिक्स वाला, ये तो 120 के ऊपर ट्रेन आप बनाएंगे तो आपको ये देना ही होगा, वरना हाँ, नहीं तो लोहे का ही लगा लो, क्या फायदा। जी, वरना ठीक कह रहे हैं आप, कम से कम टूटने का रोज का खर्चा तो नहीं होगा। नहीं होगा। वो फिर वो अगर आप वो फ़ायदा उसका नहीं उठा रहे हैं, तो फिर तो वो फ़ायदा नहीं है ट्रेन का, हल्का फ़ायदा हुआ फिर। ये आप जो कह रहे थे बुलेट ट्रेन से कंपैरिजन का, ये क्या? देखिए, एक वो बार बार एक ही कोटेशन माइंड में आता है शेक्सपियर का, कि a fool thinks himself to be a wise man, whereas a wise man knows himself to be a fool. अपने को बहुत होशियार मानना भी एक बेवकूफ़ी है, जबकि आप होशियार थोड़ा बहुत होते हुए भी अपने को बेवकूफ़ माने वो ज़्यादा अच्छा है। 2018 में ये ट्रेन बनी, और उससे 18 और 62, मतलब उससे करीब कितना हुआ, सॉरी 38, उससे लगभग 60 साल पहले, 55 साल पहले जापान में शिंकासन लाइन की शुरुआत हुई। 210 किलोमीटर पे वो ट्रेन चली, बुलेट ट्रेन उसको कहते हैं। धीरे धीरे करते आज वो 320-350 किलोमीटर पे चलती है। अब आज की डेट में आपने ट्रेन बनाई, यू शुड बी प्राउड ऑफ इट, अपना खुद बनाई बहुत। लेकिन क्या एरोगेंस ठीक है? तो आप, ये ऐसा हो गया कि इसरो वाले हमारे इतना ज़बरदस्त काम किया उन्होंने, टेक्नोलॉजी डिनाइल के माहौल में हमें चंद्रयान दिया, मंगलयान दिया, जितनी तारीफ की जाए कम है। लेकिन अगर कोई इसरो का डायरेक्टर खड़ा होकर ये बोले कि अब हम नासा के बराबर हो गए, तो हम उस पर हंसेंगे, उसमें तो आप मतलब क्या सोच के आप क्या इसका कंपैरिजन बुलेट ट्रेन से कर रहे हैं भाई? ये मुझे तो बनाने वाले को, मुझे भी अजीब लगा कि भाई
वो किंग है। बुलेट ट्रेन हमारे लिए किंग ऑफ फास्ट ट्रेन है। हमारी मंशा है वहाँ तक पहुँचे कल को। आपके पास हाई स्पीड ट्रैक बन रहा है, वहीं से जापान से ट्रेन आएंगी, कल उसी ट्रैक पे अपनी ट्रेन बना के आप चलाइए, वो एम करिए। अब आप वंदे भारत को बुलेट ट्रेन से कंपेयर करेंगे तो मेरे को तो नहीं समझ में आता ये कहाँ से जस्टिफाइड है, ज़रूरत क्या है इसकी। जहाँ तक सिर्फ एक्सेलरेशन देने की बात है तो वो तो एक लिमिटेशन है, बियॉन्ड ए पॉइंट आप एक्सेलरेशन नहीं दे सकते ट्रेन में। पैसेंजर कंफर्ट का सवाल आता है, सीट बेल्ट नहीं होती ट्रेन में, तो आप बहुत तेज़ स्टार्ट करेंगे तो वो भी एक सेफ्टी का इशू हो जाएगा। तो वो कंपैरिजन मेरे ख्याल नाहक कंपैरिजन था मेरे हिसाब से। लेकिन मीडिया क्या हमारी देश की जनता ने बहुत पसंद किया और उन्होंने समझा हमने बुलेट ट्रेन बना ली। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर बुलेट ट्रेन बनाने की क्षमता आ गई है तो दिल्ली अहमदाबाद में आप बनवा रहे हो HSR, अपनी बनाई ट्रेन चलवाइए। ये कहना चाह रहा हूँ मैं। और आई एम नॉट सेइंग कि हमें अपनी इस ट्रेन पे गर्व नहीं होना चाहिए, गर्व तो है ही, लेकिन वही चाचा शेक्सपियर जो कहे गए हैं उसको ध्यान में रखना। अच्छा, ये इंजीनियरिंग के हिसाब से अगर बात करें तो बुलेट ट्रेन और इकोनॉमिक्स की भी बात कर लेंगे, लेकिन इंजीनियरिंग के हिसाब से भी कितना लीप फ्रॉग करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी के हिसाब से, या अपने कैपेबिलिटीज़, होम ग्रोन कैपेबिलिटीज़, डिज़ाइन कैपेबिलिटीज़, मतलब उसमें कितना अंतर रहता है कि ये हमारे मान लीजिए 200 पे हम चला सके ट्रैक बना के, 180 तक भी, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट तो एकदम से वो एक्सपोनेंशियल वाली बात आ जाती है। एकदम सही आपने कहा। तो वो कितना फ़र्क है उसमें? जी, आपने एक तरह से आंसर दे ही दिया इसका कि आपने 160 की बनाई, 2 ट्रेन बनी और 3 साल 3.5 साल का गैप करके अब आप बना रहे हो, चलिए उसकी बात नहीं करते। अब आपको अगला एम आपका हो सकता है 200 का एक टेस्ट ट्रैक भी बना रहे हैं ये, और 200 का इन्होंने, अब वो टेंडर हो गया है, बाहर से आएगा। तो हमारे जो 160 बनाने की क्षमता रखने वाले इंजीनियर्स बन गए हैं, उनको चैलेंज आपने दिया कि 200 की बनाओ। वो चैलेंज मुझे नहीं दिख रहा, क्योंकि 200 किलोमीटर का ट्रेन आपने, उसके लिए टेंडर हो गया है, बाहर से आएगा वो। बाहर से आए, चाहे बाहर वाला और एक इंडियन कंपनी बना के दें, और सोनीपत में बनना है उसको। लेकिन हमारे इंजीनियर्स उसमें कितना सीखेंगे, मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट में तो ऐसा नहीं लगा। हमारे स्टाफ जरूर दिए जाएंगे उसको, पर डिज़ाइन स्टेज पे आपको कितना वो शेयर करेगा मुझे नहीं मालूम। तो पहला चैलेंज है 200 के लिए हमारा ग्राउंड वर्क नहीं दिख रहा मुझे, अब तक शुरू हो जाना चाहिए था स्ट्रॉन्ग भी। चलिए वो टेंडर किया आपने, होने दीजिए, आप ICF को चैलेंज दीजिए कि अब 200 की बनाओ, वो होना चाहिए, नहीं दिख रहा मुझे। जब आप 200 की बना लेंगे, उसके बाद हाई स्पीड ट्रेन शुरू होती है। रियली एक्चुअली तो लोग 220 के ऊपर मानते हैं, तो 200 तक आप जितना आप सीखेंगे, उन सब को ध्यान रखते हुए फिर आपको उस रेंज में सोचना होगा। अगर ट्रैक आपके पास बन जाता है कि अब क्या चीज़ें हैं, इतनी नॉलेज तो है कि क्या चीज़ें हैं जिनकी कमी है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो 200 तक ज़रूरत नहीं पड़ती, बोगी में और टनल वगैरह में कैसे मूव करे, उसके लिए बहुत से अलग इंतज़ाम, तमाम टेक्निकल चीज़ें हैं जो आपको सीखनी है, और सीखेंगे कैसे आप, मेरे ख्याल से फिर वही एक ट्रेन बना के। तो 200 तक पहुँचे, फिर आप 250 की ट्रेन बनाइए, 250 की आपकी अच्छी चल गई तो फिर आप 350 की तरफ जा सकते हैं। अब आपको जापान से जो ट्रेन आएगी, फिर वही बात है कि उसमें हमें कितना सीख मिलेगी उससे, या बनी बनाई एक चीज़ आएगी, हम केवल स्क्रू ड्राइवर वाली चीज़ वहाँ सीखेंगे। इस पे जितना तवज्जो होनी चाहिए सरकार की, मेरे हिसाब से नहीं है। और मुझे पूरा डर है कि ये हम बना तो लेंगे, लेकिन कैसे बनती है, क्यों बनती है, वो नहीं सीख पाएंगे। तो हमारे में या और किसी छोटे मुल्क में क्या फ़र्क रह जाएगा। और जब तक हम ये नहीं सीखेंगे, 200 वाली बनाने नहीं सीखेंगे, तो 350 बनाने वाले का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ये कोई इसमें क्वांटम जंप नहीं है वो वाला। ये तो अगर आप कस के आज लग जाइए, मेरे हिसाब से अगर कस के लग जाइए और 200 किलोमीटर का टेस्ट ट्रैक आपका बन जाता है, जो राजस्थान में बना रहे हैं लोग, कब तक तैयार होगा पता नहीं, तो 300 किलोमीटर की ट्रेन बनाने का अपने देश में जो खुद बनाने का, इस तक पहुंचने में 10 साल, इससे कम नहीं। अगर अभी से जोर से काम शुरू करें तो, क्योंकि भाई आप करेंगे शुरू तो
हर बार तो 18 महीने में नहीं बनेगी, 2-2.5 साल लगेंगे बनाने में, फिर टेस्ट करने में। हर ट्रेन के को 3 साल पे उतरेगी लाइन पे, आप ट्रायल एक्सपीरियंस लेंगे, यानी 5 साल बाद फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। तो पहले 200, फिर 250, फिर उसके बाद 300, इसलिए 10 साल कम से कम लगेंगे। पर उस डायरेक्शन में कुछ हो रहा हो ऐसा नहीं मुझे दिखता। टेंडर करना तो कोई मतलब, टेंडर सरकार के पास पैसा है, स्पेसिफिकेशन बना के टेंडर कॉल करना तो हो ही सकता है। क्या चैलेंज दिया गया आईसीएफ को? अब आईसीएफ ही बोलता हूँ मैं, क्योंकि मेन ट्रेन डिज़ाइन का काम वहीं होता है, वो चैलेंज नहीं है। अच्छा, ये जो अभी ये तो आपने एक बात की कि वंदे भारत का एक है, टेक्नोलॉजी है हमारे पास, सब कुछ है, फिर भी हम उस तरीके से नहीं कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट स्टेज में जा नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा ऐसी क्या चीज़ें हैं जो रेलवे प्रोडक्शन में, आर&डी में, डिज़ाइन में जो हमको करनी चाहिए, इंडिजीनियस जो चीज़ें हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं, जो हम आराम से यहाँ पे बना सकते हैं, जो हम नहीं कर पा रहे? जी, तो देखिए, जो चीज़ें इंपोर्ट होती हैं उसकी बात कर लें। और जैसे आपने सवाल पूछा कि आज की डेट में कौन सी चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है इस स्पीड के लिए। उनको लेके उस पर स्ट्रेस होना चाहिए ना कि ये यहीं बने। तो एक तो हो गया व्हील। अच्छा, व्हील भी बाहर ही बनते हैं? चक्कों का कहानी है कि मालगाड़ी में लगता है कास्ट चक्का, और फास्टर ट्रेन और लोकोमोटिव में लगता है फोर्ज चक्का। अब ये एक अलग टेक्निकल सब्जेक्ट है। कास्ट चक्का कभी फेल नहीं हुआ आज तक इंडिया में, वो भी इन ट्रेन्स में और लोकोज में लग सकता है मेरे हिसाब से, लेकिन दुनिया में नहीं लगा है कभी। अच्छा। तो हम लोग, ऐसा नहीं है कि वो रिस्क नहीं ले सकते लगाने का, लेकिन अब एक वो थिंकिंग है भाई व्हील बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, टूट गया कहीं तो उसका कोई अंत नहीं है डरने का। चलिए वो सब्जेक्ट छोड़ दीजिए, मेरे अख्तियार में होता तो मैं तो ज़रूर ट्राई करता। खैर, 4 चक्के का एक प्लांट यहाँ लगा, दुर्गापुर स्टील प्लांट। वो मेरे ख्याल से 20-30% नंबर इधर उधर होगा, वो लोकोमोटिव और कोचेस के चक्के देता रहा। जब से कोच प्रोडक्शन और लोको प्रोडक्शन आपका बढ़ गया तो वो और कम हो गया, और पिछले कई डेकेड से इंपोर्ट चलता रहता है फोर्ज व्हील का, और अभी भी चल रहा है। 2013 में इन्होंने ये गैप ब्रिज करने के लिए एक रायबरेली के पास राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को इंगेज किया कि आप एक 4 चक्के बनाने का प्लांट लगा लीजिए, और एश्योर्ड ऑफ टेक 80,000 व्हील मेरे ख्याल से हर साल हम आपसे लेंगे। उसके बाद सरकार बदल गई, हालांकि उससे कितना फ़र्क पड़ा मुझे नहीं पता। रायबरेली तो आप समझ ही रहे होंगे। और उनका RINL वालों की भी कमज़ोरी रही होगी, अपनी तमाम ब्यूरोक्रेसी, उनकी मिनिस्ट्री ने भी, रेलवे मिनिस्ट्री ने उनको ख़ास इनकरेज शायद नहीं किया। आज हम 2022 में बैठे हैं, तो 9 साल में लगभग 2,000 करोड़ सरकार का लग चुका है उस प्लांट पे। 1500-1600 करोड़ का प्लांट बना, उस पर इंटरेस्ट बर्डन 2,000 से ऊपर हो गया है, और चक्के आज तक उन्होंने कोई 1,000-2,000 दिए हैं। और ना इसमें कोई बड़ा उनके साथ बैठ के स्टील मिनिस्ट्री और रेलवे मिनिस्ट्री ने मिलके कोई ऐसा किया है कि भाई ये नेशनल एसेट बना है, ये कोई रेलवे का या स्टील प्लांट का नहीं है, इसको देखो जल्दी कैसे किया जाए इसको। वो क्या हुआ क्या नहीं मुझे नहीं मालूम। एक नया टेंडर ज़रूर निकाल दिया गया, 80,000 और व्हील का प्लांट लगाए प्राइवेट सेक्टर, और 80,000 व्हील एश्योर्ड ऑफ टेक हम रेलवे उससे लेंगे, फोर्ज व्हील का। मैंने कई सवाल अपने ब्लॉग में, पेपर में पूछे, खैर उसका कोई जवाब क्यों देगा, लेकिन सुनने में आया ये कहते यही हैं कि हमारी इतनी रिक्वायरमेंट है कि वो 80,000 RINL, 80,000 यहाँ, और ये मिला के भी इतनी रिक्वायरमेंट है, और हमको एक और प्लांट चाहिए। मुझे वो ठीक नहीं लगता, मेरे हिसाब से इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। सच्चाई ये है कि ये प्लांट लगाने का एक टेंडर हो गया है। तो ये किस्सा अभी यहाँ पे है। चक्के अभी भी इंपोर्ट होते हैं, और बड़े आराम से, उसमें ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, केवल खर्च करने की बात है प्लांट बनाने के लिए। ये जब इसको मतलब छोटी छोटी बातें हैं। इंपोर्ट
बंद किया जा सकता है जल्दी। अगर RINL का प्लांट ही आप ठीक से चला दें तो ये बंद हो जाएगा इंपोर्ट, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। और देखिए इनमें जो ऑटोमेटिक दरवाजे लगते हैं, जो कि ट्रेन जिनके बंद हुए बगैर चलेगी नहीं, या खुले या चलते में खुलेंगे नहीं एक्सेप्ट इमरजेंसी ओवरराइड, इनको प्लग डोर बोलते हैं। इसी तरह EMUs में भी जो ऑटोमेटिक AC EMU में ऑटोमेटिक डोर हैं, ये प्लग डोर एक सिंगल लीफ होती है, उसमें 2 होते हैं, इस तरह से खुलते हैं जैसे मेट्रो में। हाँ। तो मेट्रो में लगते हैं, एयर कंडीशन EMU में लगने लगे हैं कोलकाता मेट्रो में। तो आपको ताज्जुब होगा कि 20 साल से मेट्रो कोचेस बन रही हैं, आज तक इसको इंडिजनाइज नहीं किया गया है, और ज़्यादातर एक ही कंपनी के हाथ में है ये। वो दिखाने के लिए कुछ कागज़ पे दिखाता होगा कि हाँ कितना काम करता है, लेकिन मुझे नहीं लगता उसका कोई मेजर काम इंडिया में होता है। अब एक दो कंपनीज और आ गई हैं उसको देने वाली। तो मतलब एंड टू एंड भी ट्रेन हमारी यहाँ की नहीं है। जब व्हील नहीं है अब तो सारे ऑटोमेटिक ही आने लग गए दरवाजे। तो ये ठीक बात है आपकी। तो इसको उतनी मतलब इम्पोर्टेंस ना देते हुए उल्टा अगर चले कि भाई 20 साल से कैसा मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर आपका पुश है कि सिर्फ टेंडर करके ये सब नहीं हो सकता। आपको टेंडर ऐसा करना है या आपको ऑर्डर ऐसा डालना है कि जो मादा दिखाए देश के अंदर बनाने का उसको इनकरेज करिए। एक वो सरकारी ढंग से टेंडर किया और रेट नहीं दिया तुमने, ठीक है, इस तरह से कैसे काम होगा? वो नहीं हुआ है। आज भी देश में ये इंपोर्ट होता है। तो ये एक मुझे खटकता है बहुत कि ये दरवाजे। अब आइए सीट्स पे। सीट्स में इस बार अभी तक तो जो ट्रेन आई हैं अभी इम्पोर्टेड ही लगे हैं। उसमें जिस इंडियन कंपनी पे भी ऑर्डर है उसने भी बाहर से मंगा दी है। वंदे भारत में या सारी? जी वंदे भारत में। हम जो पहले हमने बनाई थी उसमें भी स्पेन से आई थी। सो सारी सीट जो लगती हैं ट्रेन में वो सब बाहर की होती है, इम्पोर्टेड। बिल्कुल जी। जो इतना होता था कि 180 डिग्री मुड़ जाती है, वो सब वो कहने के लिए बड़ा अच्छा था, लेकिन वो आई बाहर से थी। प्लान हमारा ये था कि जो स्कटल कर दिया कि 2 ट्रेन में तो ये लग गया। अब हम एक बड़ा टेंडर कर दिया था हम लोगों ने। मुझे याद नहीं है, वो मेरे ख्याल से तब बात होती थी, ये नंबर नहीं याद है मुझे, शायद 30 ट्रेन की बात होती थी तब भी। तो 30 ट्रेन की सीट यानी 30x16 इतने कोचेस की सीट्स का टेंडर करिए और ऐसे मैन्युफैक्चरर इंडियन के पकड़ें कि जो 1-2 ट्रेन का ले आइए आप, लेकिन उसके बाद आपको यहीं बना के देना होगा। तो वो टेंडर फिर बर्खास्त हो गया था जो भी हुआ था। अब इन्होंने क्या किया है मुझे नहीं मालूम। कंपनीज इंडियन हैं जिनके ऊपर ऑर्डर है। अभी तक जो लगी हैं, जो 4 ट्रेन चल रही हैं, 5वीं में भी शायद 5 ये बाहर से बन के आई हैं। तो जितनी जल्दी हो सके ये काम इंडिया में होना चाहिए। और इतना जब ऑर्डर आप बड़ा कर रहे हैं तो ना हो सके इसका कोई, भाई हम तो 2 ट्रेन बना रहे थे ना, अब तो आप कितनी 400 मतलब कोई अंत नहीं, इतनी ट्रेन की बात कर रहे हो। तो ये इंडियन बननी चाहिए। सिर्फ यहीं तक हम क्यों रुके? हमारे यहाँ देश में मेरे ख्याल से 700-800 पैसेंजर एयरक्राफ्ट हैं, शायद ज़्यादा भी हों। सारी जो प्लेन्स की सीट होती हैं उसमें इंडिया में कोई, जब हम ट्रेन में लगाने चले थे पहले तो हम ढूंढ रहे थे कि भाई ये प्लेन की सीट कौन बनाता है। मैंने कहा भाई उससे थोड़ी सी कमज़ोर हमें दे दो ट्रेन के लिए। तो पता चला था अब इंडिया में बनती नहीं है। तो ये सारी आत्मनिर्भरता और ये सब की कहानी है। ये सोचने वाली बात है कि भाई ये हम कोई छोटे मोटे देश तो नहीं है ना। और कितने अभी प्लेन और आने हैं, 700-800 हैं, 700-800 और आ जाएंगे 5-7 साल में। और फिर हमारी ट्रेन बनेंगी। तो लग जाओ, इस सरकारी ढंग से नहीं होगा। 2-3 अच्छी इंडस्ट्री पकड़ के कहोगे सीट यही बननी चाहिए भाई। आप केवल बनानी नहीं चाहिए, आप वो कैपेबिलिटी लो डिज़ाइन करने की, ऐसी बनाओ कल को एक्सपोर्ट भी करो। एक ये स्ट्रीम भी आ रही है ना कि आपने जैसे कहा कि सरकारी वाली बात है, एक ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ जो बढ़ रहे हैं जी, उसमें आपने टेंडर्स की भी बात की कि भाई चलो प्राइवेट कंपनी को टेंडर दे दिया, वो यहाँ पे बनाएगी या इंपोर्ट करेगी वो अलग बात है, लेकिन एक कम से कम उसका सेपरेशन हो रहा है। पहले सब कुछ इन हाउस था या फिर वो इन हाउस वाले ही
गवर्नमेंट वाले ही इंपोर्ट करते थे, जी वही आईसीएफ में होता था या कहीं और होता था, यही जी काम था। लेकिन जी अभी टेंडर दे के प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। अब वो इंडिजनाइजेशन होगा वो एक अलग बात है, लेकिन जो ट्रेन्स आ रही है मान लीजिए, जी जैसे अभी 5 हो गई है, एक कटरा वाली है, जी। कटरा वाली है ना, वही कटरा वाली कटरा सेकंड, फिर थर्ड अहमदाबाद, अहमदाबाद फोर्थ ऊना वाली गई, अब ऊना, पांचवी आ रही है मैसूर पाँच चेन्नई पाँच हो गई हैं ये, मतलब दो आप बना के गए थे 2018 में, उसके बाद ये 3 साल 4 साल में 3 आई हैं। वाली। जी तो अभी बढ़ रहा है, थोड़ा लग रहा है जी कि जी। अभी आने शुरू हो हाँ गई अब हैं। आनी शुरू हो गई, इसमें कोई तो शक नहीं। इसका क्या लग रहा है कि 2024 तक या 2026 तक, हमने बात की थी कि शायद तब तक इतनी सारी ट्रेन्स आ सकती हैं, 400 500, इनका क्या स्टेटस है, क्या जी टेंडर हो गया जी है? मैं क्योंकि हम बताता बात कर रहे थे कितनी आईसीएफ में हूँ। बनेंगी, जी जी कितने के प्राइवेटाइज होगा, जी कितना, उसका क्या स्टेटस है? जी। तो पहले भी हम लोगों ने बात की है, थोड़ी बहुत बात उससे बदल गई है, इसलिए अच्छा हुआ आपने पूछा। हम्म। तो देखिए, जो आईसीएफ और उसके बाद शायद थोड़ी बहुत दोनों और फैक्ट्री वहाँ भी बने, अभी हम आईसीएफ ही मानते हैं उसको, एमसीएफ और आरसीएफ दो और फैक्ट्री वहाँ भी कुछ बनेंगी, वो पॉलिटिकल रीज़न भी है और जो भी है वो ठीक है। जो इनको बनानी है उसकी जो ऑर्डरिंग कर चुके हैं वो मेरे ख्याल से करीब 120 की है। आईसीएफ में? जी, ऑर्डर ठीक। कर चुके हैं, आरसीएफ एमसीएफ आईसीएफ मिला के 120 इन्हें बनानी है। हम्म। वो जो अभी नज़र में आ रहा है मुझे, ये अगर 3 से 4 पर महीने पे पहुंच जाए तो बहुत अच्छा काम माना जाएगा। तो शायद हमने पिछली जनवरी बार, से आपने ऐसे ही, 120 का ही बोला था तो जी कैपेसिटी जो है। जी। तो नहीं, तो देखिए 3 या 4 अगर आप महीने की लगाएं तो मतलब साल की 50 मानिए, तो 120 बनाने में 2.5 साल लगा लीजिए अब से। और ठीक भी है, मैंने पहले आपसे कहा इससे ज़्यादा, इससे कम बननी चाहिए मेरे हिसाब से, वरना वो तकलीफ आएंगी जो हम लोगों ने बात की। हाँ। अब वो करते क्या है पता नहीं, होगी अभी भी अनाउंसमेंट आ रहा है कि अब, हालांकि बनती महीने में एक ही है, लेकिन अब 3 बनेंगे, फिर 5 बनेंगे, फिर 8 बनेंगी, ये सब आप सुनते रहोगे टीवी पे। ये क्यों ये बोला जाता है मुझे नहीं पता, लेकिन इससे ज़्यादा बनी तो मतलब आप समझिए कि कौन से घटिया रूट्स पे चलने लगेंगी, ये तो सोचना पड़ेगा ना। आप जहाँ आपकी शताब्दी राजधानी मिला के 50 हैं, तो क्या आप जब उन्हीं को रिप्लेस कर रहे साथ में चला रहे हैं तो कहाँ चलाओगे, मुझे उतनी समझ नहीं है। इसके अलावा जो आपने बात की 400 और ट्रेन का टेंडर निकला हुआ है, उसमें 200 ये जैसी ट्रेन 18 बन रही है वैसी, 100 एल्यूमिनियम की 200 किलोमीटर वाली, और 100 टेलगो टाइप की, जैसी टेलगो ट्रेन आई थी उसमें वो ट्रेन सेट नहीं है, उसमें एंड में 2 पावर यूनिट लोकोमोटिव भी है। तो ये हो गए आपके 400 ट्रेन के टेंडर, और इनकी सारी वैल्यू देखी जाए तो लाख करोड़ से ऊपर है। तो प्राइवेटाइजेशन है कि नहीं, ये प्राइवेट पार्टी जो जिसको भी ठेका मिलेगा वो रेलवे की फैक्ट्री में जाके बनाएगी। अच्छा, ये है टेंडर में? कुछ स्टाफ तो वो रेलवे से लेगी, लेकिन ज्यादा वो अपने लाएगी। तो गलत नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट मैंने भी प्रपोज किया था ट्रेन 20 के नाम से, वो हो नहीं पाया, तो वो उसी से कुछ इन लोगों ने लिया है, मानेंगे नहीं है कि उससे लिया है, लेकिन जो ट्रेन भी है 20 एल्यूमिनियम वाला था? जी 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 जी, तो उससे ये उठाया इन्होंने। हम कहाँ, हम तो 15-20 ट्रेन की बात कर रहे थे, क्योंकि ये सब चीज़ अब यहाँ 400 ट्रेन की बात है। तो इतनी ज्यादा ट्रेन अपनी यूनिट इसमें रात वाली भी हैं क्या, स्लीपर्स भी हैं? ये जो 200 हैं ये स्लीपर हैं। अच्छा चलो। फिर 100 जो है उसमें मिक्स है स्लीपर और चेयर कार। ठीक। तो ये जब इतनी ट्रेन आपकी यूनिट में, ये कहाँ कहाँ बनेंगी, आईसीएफ में, लाटूर में, सोनीपत में, ये 3 जगह अभी लिस्टेड हैं जहाँ पे ये बनेंगी। इतनी जब आप, तो लाटूर और सोनीपत में तो अभी रेलवे स्टाफ है नहीं, आपने एक मॉडर्न फैक्ट्री अपने पैसे से लगाई, आप एक तरह से हैंड ओवर कर रहे हैं किसी प्राइवेट पार्टी को, यहाँ के बनाओ। सो फार सो गुड। मैं सो फार सो गुड इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नहीं हूँ। कोर एक्टिविटी कुछ छोड़ के अपनी कैपेबिलिटी रखनी चाहिए, बाकी प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स का स्टाफ जो है वो एफिशिएंसी या कॉम्पिटेंस में शायद रेलवे स्टाफ से कुछ कमज़ोर हो, लेकिन वो काम ज़्यादा, आउटपुट उसका ज़्यादा होता है सरकारी आदमी के मुकाबले। वही चाहिए जी।
डिफरेंस इस लेवल का है, अफसर हो या स्टाफ, मैं स्टाफ की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, सैलरी जो है प्राइवेट वाले की आधी होगी, काम शायद डबल हो ऑलमोस्ट। नहीं, ये सच्चाई है। 4 गुना फायदा। तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कुछ एरिया है जहाँ पे रेलवे स्टाफ को ही काम करना है, तो हाँ। उस पर बाद में आएंगे। तो मैं खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप इतनी सारी ट्रेन जब आईसीएफ में इन सब जगह बनाएंगे तो क्या ये खुद की बनाई और इनकी बनाई साथ चल पाएगा? वो कल्चर दोनों अलग। तो क्या सरकार की मंशा ये है कि धीरे धीरे इन यूनिट्स को प्राइवेटाइज कर दिया जाए? पहले इस तरह से ये हो सकती है, ये मैं तो यही रीड कर रहा हूँ इसमें, लेकिन ओपनली आप बोल नहीं सकते, वरना खिलाफत होगी, पॉलिटिकल इशू बन जाएगा। कांग्रेस वाले और दूसरे पार्टी वाले कहेंगे कि इन्होंने यूनिट बेच दी, और ये सब बातें शुरू हो जाएंगी जो कि नाहक होंगी। लेकिन तो शायद इनकी मंशा ये है, लेकिन ये बोल नहीं सकते। ये वक्त बताएगा कि ये दम इनमें है कि नहीं है। तो पूरा इसको प्राइवेटाइज करने के भी खिलाफ हूँ मैं, और प्राइवेटाइजेशन कुछ लिमिटेड ढंग से हो उसके फेवर में हूँ। क्या शक्ल बनती है देखने वाली होगी। तो ये तो मतलब 500 जो ट्रेन है, जी तो लगभग कह सकते हैं कि 3-4 साल अभी नहीं नहीं नहीं, नहीं 26 तक तो कम से कम मैं बता रहा एक्सपेक्ट कर हूँ, सकते ये जो 120 बताई मैंने, इसमें 2.5 से 3 साल हैं। अच्छा। मेरे हिसाब से तो इनको जानबूझ के 4 से 5 साल लगाना चाहिए, जिससे ट्रैक का काम होता रहे। लेकिन अगर ये स्पीड पे आ ही गए तो बना लेंगे 2.5-3 साल में। बाकी जो 400 हैं जिन पे टेंडर हुआ, वो टेंडर अभी तक खुले नहीं है, वो पोस्टपोन हो गए हैं 2-3 बार। अब खुलना शुरू होने हैं नवंबर में। नवंबर में 2, दिसंबर में 1, इस तरह से है। अच्छा। फिर मान लीजिए बहुत सुपर एफिशिएंसी भी दिखाई, जो कि पॉसिबल है, इन मंत्री के ज़माने में कुछ काम तो तेज़ी से हो ही रहे हैं। मार्च तक मान लीजिए आप ऑर्डर कर देते हैं, मार्च 23, तो उसका प्रोटोटाइप आएगा 24 महीने बाद, मार्च 25 से 6 महीने टेस्टिंग होगी। आप आ गए सितंबर 25, फिर उसको क्लियरेंस आपने दी तो सीरियलाइज करके प्रोडक्शन शुरू करते करते 2026 आ जाएगा, जब शुरुआत होगी। और अब 400 ट्रेन अगर हर साल 100 भी आए तो 26 से ये 29 जाएगा। इससे पहले ये इतनी नहीं हो पाएंगी। और ठीक भी है, आपसे इतनी ट्रेन आप जो आपने पहले ही पूछा, ये चलेंगी कहाँ? तो नहीं, तो इतना तो है ना कि 2026 पे अगर हमको टारगेट है कि भाई ये 26 में आना शुरू होंगी, तो कम से कम ये जो 4 साल 3 साल हैं, इनको यूज करना चाहिए कि ट्रैक्स जो हैं उनको अपग्रेड करने में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत वॉर फुटिंग पे पैसा है आपके पास। कुछ ऐसे काम आप देखिए, एग्जामिन करके ज़रूर कर रहे होंगे जो कि जिनमें कोई रिम्यूनरेटिव नहीं है, वो केवल एक पब्लिक फंडिंग है, तो कर रहे हैं आप। तो ये वाला काम करिए, इसका पॉलिटिकल फ़ायदा भी होगा आपको। जब ऐसी ट्रेनें चलेंगी तो ये करना चाहिए। और हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं गडकरी जी, वो तो कहते ही रहते हैं कि पैसे की तो कोई कमी है नहीं। वो तो कुछ ज़्यादा ही बोलते रहते हैं। और ये भी बोल चुके हैं, हमारे मंत्री भी बोल चुके हैं, और गडकरी साहब तो हर बार कहते हैं कि भाई पैसे की कमी नहीं है। उनका खैर वो टोल वाला भी तो 30-40 हज़ार करोड़ का वो भी आता है, तो अच्छा ही है। उस पर अलग अलग व्यू सुनता रहता हूँ मैं। डेटा बहुत ज़्यादा मैंने नहीं देखा है कि NHAI की हेल्थ अच्छी है या ख़राब है। उस पर मतलब लोन बर्डन बहुत है। एक ये भी है ना, काफ़ी जो फोकस जो अभी 3-4 साल से चल रहा था, जो पीयूष गोयल जी भी बताते थे कि हमारा जो फोकस है वो इलेक्ट्रिफिकेशन पे है जी। तो वो क्या हो चुका है पूरा? और वो अगर है तो मतलब, क्योंकि फिर डीजल वाली और ये सब लोकोमोटिव्स तो नहीं होंगे, सब इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा। देखिए, डीजल इलेक्ट्रिक का डिबेट बहुत सालों से चलता रहा। मैं चूंकि मैकेनिकल से आता हूँ, तो मैं कुछ भी बोलूँगा तो उसको लोग समझेंगे कि मैं कुछ डिपार्टमेंटल हक से बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है। ये डिबेट कुछ हद तक ख़त्म हो गया था जब डीजल के बहुत दाम बढ़ गए। तो अब बचा आज की डेट में भी दाम के अलावा स्ट्रेटेजिकली भी वो एक मुद्दा हो गया कि भाई हम जब 80% 85% इंपोर्ट करते हैं, तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की हैवी डिपेंडेंस इस पे होनी चाहिए। तो डीजल कम किया जाए, इलेक्ट्रिफिकेशन बढ़ाया जाए, इसमें मुझे भी लगता कोई गलती नहीं है।
दिक्कत मेरे हिसाब से क्या हुई कि आपने सडनली ये डिसाइड कर दिया कि अब हम सब इलेक्ट्रीफाई कर देंगे। अब आजकल बात है शायद 2025-26 ऐसी कुछ बात चल रही है, जो भी है अगले 2-3-4 साल में बहुत स्पीड से हुआ इलेक्ट्रिफिकेशन। तो ये आपके पास 5 से 6 हज़ार डीजल लोको थे, और उसमें जो EMD हायर हॉर्स पावर वाले हैं वो एक एक लोग को 12-14 करोड़ का, और जो हल्के वाले हैं वो भी 6-7 करोड़ के। तो आप एसेट बेस देख लीजिए कि कितना आपके 5-6 हज़ार लोकोमोटिव डेप्रिशिएटेड वैल्यू भी दे ले लीजिए अगर, तो ये आपका एसेट जो है कितना हो गया, मतलब कई निकाला जा हजार सकता है, करोड़ की कई बात हो गई। 15,000, 2,000, 20,000 करोड़ के एसेट हो गए ना आपके ये। अगर 5,000 कम इंटू से हम कम 5 उनकी करोड़ भी ले लें तो 20,000 से कम नहीं हुए। उनकी कम से कम जो लाइफ स्पैन है उसमें तो रन करना ही चाहिए उनको। तो आप उसको फिर कहाँ चलाएंगे? तो क्या डीजल आप फेंक तो नहीं देंगे उठा के, तो आप वायर के नीचे ही चलाएंगे। तो आपका अगर आप अनलेस आप प्रीमेच्योर उठा के फेंकें ये, आपको जब फुल इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा तब भी 3-4 हज़ार बचेंगे ये, तो आप उसको बिजली के तार के नीचे चलाते रहेंगे। तो ये कौन सा बड़ा अच्छा फैसला हुआ? इससे अच्छा तो आप धीरे धीरे इलेक्ट्रिफिकेशन करते, जब तक इनकी लाइफ ख़त्म होती तो चलता रहता। अब ऐसे ट्रैक्स हैं जिन पे ट्रैफिक बहुत कम है, उसको भी इलेक्ट्रीफाई कर दिया आपने। और ज़्यादा ये जो स्ट्रेटजी वाली बात है उससे मैं एग्री करता हूँ, बिकॉज पेट्रोलियम हम इम्पोर्ट करते हैं, एक उसको कलर दिया जाता है कि ये क्लीन एनर्जी है। क्लीन तो कहाँ, मतलब जी, वो तो आप अगर कोयला जला के आप बनाते हैं पावर, हाँ, और कोयला आप कहते हैं कम करेंगे, इस बार जो क्राइसिस हुई तो आपको क्राइसिस कोयला बड़ा मंगाना पड़ा। तो ये इसकी बात कोई नहीं करता कि अब अनलेस डीजल। आप न्यूक्लियर एनर्जी में जा रहे हो तो फिर आप कह सकते हो कि क्लीन है। वो जी तो हो जी नहीं जी, रहा है। सही कह रहे हैं आप। अपने घर में चूल्हा जलाने के बजाय अब नेबर के घर में आपने जला दिया और कहा हम साफ हो गए, दुनिया साफ हो गई। तो ये खैर अब डिमांड सप्लाई तो उतनी ही है। इस मुद्दे पे बात होती नहीं है, क्योंकि क्लीन एनर्जी ना बोला का नहीं है तो, लेकिन बोलते हैं। या तो आप ये कहिए कि कोयले के पावर हाउस ही खत्म हो जाएंगे 3-4 साल में, तो ये तो होने वाला नहीं है। अभी सोलर पे काम अच्छा हो रहा है, लेकिन फिर भी गैप सोलर बहुत तो तगड़ा कभी है। भी उसका कंपटीशन है ही नहीं। नहीं, गोल गैप इतना तगड़ा है, 50% से ऊपर आपका कोल और गैस मिला के 60% शायद अपना ज़्यादा ही है। ज़्यादा ही है शायद। तो जी नहीं, इसमें दो जो एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स थे उसमें एक जो मोदी जी का है वो ये कि जो लॉजिस्टिक्स के लिए जो स्पेशल कॉरिडोर्स बन रहे जी हैं, फ्रेट कॉरिडोर्स, जी इनसे काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि जो हमारा लॉजिस्टिकल कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन का, मेरे ख्याल से वर्ल्ड में वो सबसे ज़्यादा है। जी ठीक अपने जो साइज़ के नेशंस का कंपेयर करें तो बहुत ही ज़्यादा है। जी तो उससे क्या है, द कॉस्ट ऑफ बिजनेस इज़ ऑल्सो वेरी हाई। जी। तो उसका क्या स्टेटस चल रहा है? क्या फ्रेट कॉरिडोर्स अभी तो शायद लिमिटेड ही कॉरिडोर्स हैं, बट उनका भी क्या अभी पूरा हो पाया या टाइम से चल रहा है, क्या स्टेटस है? जी, तो ये आपने एकदम ठीक कहा कि हमारा जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो एस्टिमेट अलग अलग है, बहुत फर्म डेटा नहीं है, लेकिन जो मैंने पढ़ा है इधर उधर 9 से लेके 14% की बात करते हैं लोग। ठीक कहाँ पे है वो देखना होगा। जबकि वर्ल्ड स्टैंडर्ड है 6 से 7%। तो लगभग डबल है। अगर अगर 14 वाला फिगर है तो डबल, अगर 10 वाला भी है तो 1.5 गुना तो है ही। और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑब्वियसली जब लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट इतना होगा तो डायरेक्ट इम्पैक्ट सारे गुड्स पे आता है, तो कंट्री की इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए भी अच्छा नहीं है आपकी, अगर आपका एम्बिशन है कि बाहर भी भेजें तो हर तरह से। जी बिल्कुल, क्योंकि लॉजिस्टिक्स इतना अपलोड कर देंगे अपनी मैन्युफैक्चरिंग पे तो वो फिर कॉम्पिटिटिव नहीं रह जाएगा और कंट्री के अंदर चीज़ों के दाम बढ़ेंगे। तो ये एक इस पे बात बहुत होती थी, लेकिन अभी सरकार एक पॉलिसी लेके आई है, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, इसी साल अभी कुछ दिन पहले अनाउंस हुई है। और इससे पहले प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति योजना अनाउंस हुई थी बजट में। तो इंटेंशन इसका बहुत सही है। आपने बात की डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की, तो वो तो एक थोड़ी सी सैड स्टोरी है, वो 15 साल से चल रहा है। अब वो तमाम रीज़न्स, उसमें सरकारी रीज़न तो होते ही हैं और भी रीज़न हैं, एक्सट्रेनियस भी हैं, अभी तक कंप्लीट पूरा नहीं हो पाया। हर 6 महीने पे आप उसको सुनते हैं कि
अब लेटेस्ट टारगेट शायद 2023 के एंड का है कंप्लीशन। भी कुछ लोग कहते हैं वो भी नहीं हो पाएगा। तो ये एक बड़ी चीज़ है एक देखना, क्योंकि इसके होते ही चीज़ें सीरियसली बदलेंगी। आपके ज़्यादातर फ्रेट ट्रेन कम से कम इन 2 रूट्स पे डीएफसी में चला जाएगा। अच्छा, तो जी उससे तो जो पैसेंजर्स जी, में उनकी ट्रेन्स हैं स्पीड भी उनकी स्पीड भी बढ़ेगी बढ़ेगी। बढ़ेगी और ये भी तेज़ी से चलेंगी, वो भी तेज़ी से चलेंगी। बहुत बड़ा फ़र्क आएगा इससे। और इसीलिए बनाया भी गया था, लेकिन वो अब वो जितना लेट होता है उसका वो मज़ा ख़त्म होता जाता है। अभी अब उम्मीद करिए कि अगले साल तक हो जाए, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मिलेगा। लेकिन ये जो एक्सपीरियंस रहा, इस पे सरकार बोलती ज़रूर है और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने की, लेकिन शायद इस पे रीथिंकिंग शुरू हो जाए। अच्छा, क्योंकि ऐसा क्यों? क्योंकि ये उतना एक तो इसमें वक्त बहुत लगा, तो और वो डर है कि हर प्रोजेक्ट में इतना वक्त लगेगा, आपको फंडिंग ढूंढनी पड़ेगी। इसमें जो नहीं, अभी इसमें बोटलनेक्स क्या है? मैं आ रहा हूँ 2 चीज़, तो एक तो जीका का लोन है जापानीज एजेंसी का, एक वर्ल्ड बैंक का है। बॉटलनेक जो मेरी समझ है सबसे ज़्यादा लैंड एक्विजिशन का ही है, इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। इसके अलावा कोई तीसरा रीज़न मेरी समझ में नहीं आता। तो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट तो काफ़ी कुछ आपके हाथ में है। लैंड एक्विजिशन भी मेरे, चूँकि ये सब्जेक्ट से इतना वाकिफ़ नहीं हूँ, पर मैंने देखा जैसे हाई स्पीड में आप देखिए गुजरात में हो गया, महाराष्ट्र में नहीं हुआ, क्योंकि सरकार ऑपोजिशन में थी वहाँ की। अब आ गई है अपनी सरकार, तो इनकी अपनी तो तेज़ी से चल रहा है काम। तो थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स भी है, और बाकी तो इनएफिशिएंसी के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का इशू है, तो वो तो ये कहीं ना कहीं ये भी है कि जैसे फ्रेट कॉरिडोर्स हैं वो भाई 40, मतलब 40 कह रहा हूँ, कम से कम 4-5 स्टेट्स में से तो जाते ही होंगे। जी अगर आप दिल्ली बिल्कुल से सही, बिल्कुल हावड़ा बिल्कुल बात कर लें या दिल्ली से जी। मुंबई कर लो, तो इतनी स्टेट से जाएगा तो कभी कहीं किसी की सरकार है, कहीं किसी की, कोई ना कोई रोड अटका ही रहता ही है। आपके चारों बड़े शहर ले लीजिए, अगर उनको कोई भी को जोड़ेंगे तो 3-4 स्टेट तो आने ही है बीच में। हाँ। अच्छा, फिर बीच में ये तो एक बात हुई। फिर आपने जो लॉजिस्टिक्स की बात की, उसमें ये भी सिर्फ स्पीड बढ़ाने के अलावा और बहुत बड़ा मुद्दा है लॉजिस्टिक्स कॉस्ट घटाने का। वो ये है कि देखिए, सबसे सस्ता और एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट रेलवे से है। रोड उससे कई गुने महंगी है और कई गुना स्लो है। लेकिन होता क्या है कि हमारी मालगाड़ियाँ कोई टाइम टेबल से चलती नहीं है, तो एक कोई जो एफ्श्योर्ड टाइम पे पहुँचेगी ये नहीं है। और दूसरा, लास्ट माइल आप एक्स से वाई तो पहुँच गए, एक्स में आपको लोड करने के लिए कहाँ से, किस फैक्ट्री से, किस किस एजेंसी से, किस फॉरवर्डर से आना है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और फिर उसी तरह स्टेशन तक पहुँचा देने से तो काम नहीं है, आपको लास्ट डोर तक पहुँचाना है, उसके लिए बिना रोड के नहीं हो सकता। तो उस इनका आपस में कंपटीशन तो रहे, लेकिन कम हो के ये चीज़ एड्रेस की जाए। ये गति शक्ति के पीछे ये इंटेंशन है, और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के पीछे भी ये इंटेंशन है। इसका एक कॉमन पोर्टल होगा और बड़ी अच्छी अच्छी उसमें चीज़ें हैं। और ये गति शक्ति टर्मिनल, इंटरमोडल हैंडलिंग ए टर्मिनल, मतलब जहाँ पे रोड और रेल दोनों का एक साथ सीमलेसली इसको एक से दूसरे पे लादा इंटीग्रेट जाए, हो। ये जी इंटीग्रेटेड, ये बातें हो रही हैं। और कुछ स्पीड भी इसमें पकड़ रहे हैं, पर ये भी करना बहुत ज़रूरी है अपार्ट फ्रॉम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। अब चूंकि सीरियसली इस पर काफ़ी बात हो रही है, तो ये होना चाहिए। अभी 26% आपका फ्रेट रेलवे से जाता है, जो जबकि कि मेरे इस ख्याल से कम हो गया है, पहले तो बहुत और कम भी हो ज़्यादा गया, था। नहीं बहुत कम हो गया है ये, हाँ। जो 70, 75, 80 टाइप था, तो शायद ये और रोड ज़्यादा जो था। बेहतर हुए हैं रोड हमारे। बेहतर हुए हैं और रेल ने इम्प्रूव नहीं किया। सिर्फ रोड अच्छी हुई ये बात नहीं है, रेलवे ने कोई वैसा कंपटीशन में इम्प्रूवमेंट पीछे किया रह नहीं। गई। और रेलवे अपनी जो है कहते हैं वो रोजी रोटी उसने मान लिया कि हमें फूड ग्रेन, हमें कोयला, सीमेंट और फर्टिलाइज़र, स्टील, यही सब हमें कैरी करना है बल्क। और एक स्टेशन से बड़े एक टर्मिनल से दूसरे में गई, एफसीआई के डिपो में गई, कोई सीमेंट फैक्ट्री में गई, ये वहीं पे उतरी ये डायरेक्ट। कंज्यूमर ओरिएंटेड तो रहा ही नहीं। और बड़े कंज्यूमर, बल्क बल्क वाला। कमोडिटी के कंज्यूमर। और ये जो फास्ट मूविंग गुड्स हैं, जिसमें रेफ्रिजरेटेड है, जिसमें पेरिशेबल गुड्स हैं, वो इनको तो। कैसे ले जाना है इसमें सोचा ही नहीं रेलवे ने कभी। तो अब सोचने का की शुरुआत हुई है, और ये लगता, और इसमें अर्निंग भी अच्छी होती है इसमें, तो वो चीज़ अब आ रही है। और उससे
फ़ायदा होगा। ये कम से कम 26% को मेरे ख्याल से 35-40% तो पहुंचाना होगा, तभी इसको नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को सक्सेसफुल माना जाएगा। मेरे को इसमें एक बात समझ में नहीं आती, अब जैसे हम यहाँ से दिल्ली से मुंबई तक का एक्सप्रेस वे बना रहे हैं जी और एम ये है कि 12 घंटे में हम दिल्ली से मुंबई पहुँचेंगे। जी ऐसे एक्सप्रेस वे दिल्ली से आप लखनऊ का बन चुका है जी पैकेजेस में, लखनऊ से आगे आपका ईस्टर्न वाला भी बन चुका है जी आपका, फिर उसके बाद ये है कि पटना जाएगा, उसके बाद जी जी मतलब पूरे देश में एक्सप्रेसवे ज़बरदस्त बन रहे हैं, इसमें कोई शक की शक बात। नहीं। तो जब ये एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट होता है तो हम क्या ये नहीं कर सकते कि भाई इसके साथ साथ ही पैरेलल डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ही बना दो कम से कम, और ट्रैक्स नहीं तो कम से कम ये तो बना ही सकते हो। जब आप 2 एकड़ ले रहे हो मान लो यहाँ पे, तो आप 1 एकड़ और ले लो। देखिए, ऑफ हैंड ये इस बात का जवाब दूंगा मैं कि एक तो अलाइनमेंट रेलवे का और हाईवे का बहुत फ़र्क है, क्योंकि रेलवे में कर्वेचर ज़्यादा नहीं दे सकते आप, ग्रेडियंट ज़्यादा नहीं दे सकते, तो हाईवे का अलाइनमेंट रोड में तो आराम से दे सकते हैं, आपको ऐसी दिक्कत नहीं है। तो मैच कराना अलाइनमेंट, हालांकि ये प्लेन सेक्शन है जो आपने बताया, लेकिन हिली सेक्शन में तो हो ही नहीं सकता। प्लेन में भी दिक्कत वाला काम है, साथ में जहाँ बन गई है साथ में बहुत, वो तो हो सकता है। और ऐसा कोई तालमेल मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में तो कभी रहा ही नहीं। तो एक मिनिस्टर के अंडर आ जाए तो भी नहीं पॉसिबल है। थ्योरेटिकली तो पॉसिबल है। एक बोसिना की वही थी, वो एक बार मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट बनी थी जब रेलवे उनके अंडर दिया गया था, क्या कुछ 6-8 महीने, मुझे याद नहीं कितने दिन वो चला था। जबकि मिनिस्टर ऑफ रेलवे स्टेट मिनिस्टर हो गए थे उनके अंडर में, पर वो कुछ एक्सपेरिमेंट चल नहीं पाया था। अच्छा। इतने कल्चरल डिफरेंसेस हैं, इतने लंबा डिवीजन है कि ये नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी में इम्प्लीमेंट करने के लिए भी एक होके काम कर लें तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन इतना आगे सोचना। और एक और बात है, अब देखिए आज की डेट में, अब जब वंदे भारत आ जाएगी लखनऊ से दिल्ली के बीच में, हमें अगर 5 घंटे में, 4.25 घंटे में पहुंचाएगी तो हम ज़रूर सोचेंगे। लेकिन इन दो शहरों के बीच में अनलेस बहुत सामान हो, ओवरनाइट आना हो, AC फर्स्ट का फ्री पास मिलता है मुझे वाइफ के साथ, तब भी एक ही बार आया हूँ मैं। तो या तो हम प्लेन से आ जाते हैं, वो सस्ते हैं टिकट आपको पता है, या फिर अब हमारे अखिलेश जी ने और मायावती जी ने, प्रेजेंट गवर्नमेंट नहीं है इसमें, उन्होंने और बनाए, इन्होंने ऐसी रोड बना दी है जो शायद इंडिया की बेस्ट है, और लखनऊ से दिल्ली हम 5.5 घंटे में पहुंचते हैं। तो दोनों की ज़रूरत है, बड़ा देश है और इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी हो रही है। मुझे नहीं लगता है इनमें आपस में इतना कोई सीरियस कंपटीशन है। अच्छे रोड भी रहे, अच्छी ट्रैक्स रहे, अच्छी ट्रेन रहे और फ्लाइट भी रहे। केवल एक चीज़ जाएगी, अब जैसे मुंबई अहमदाबाद अगर हाई स्पीड आ गई 2 घंटे 45 मिनट, तो प्लेन वाला धंधा बंद हो जाएगा दोनों शहरों के बीच में, फिर बनता ही नहीं है फ्लाइट लेना। आप पहले एयरपोर्ट जाइए और वहाँ 2 घंटे लगाइए, फिर 1 घंटे की फ़्लाइट, फिर यहाँ 1 घंटा, और आप शहर के बीच में स्टेशन आ रहा है तो फ्लाइट से कोई क्यों जाएगा, मुझे नहीं। अब तो फ्लाइट के कॉस्ट भी बढ़ गया है ना, क्योंकि आप देखो तो 7-8 हज़ार के बिना तो दिल्ली मुंबई का टिकट होता ही नहीं है। अहमदाबाद मुंबई नहीं, 5,000 के करीब होगा। अगर 4,000 का भी टिकट बना, हाई 4 स्पीड का तो बनना ही है। 4 का तो बनना ही है, उससे ज़्यादा ही होगा। दिल्ली मुंबई का देखें तो दिल्ली बहुत मुंबई का तो 5,000 से कम तो हो ही नहीं सकता है। ट्रेन का, हाँ, और ज़्यादा ही होगा शायद, आप ठीक कह रहे हैं, वरना मतलब वो 3,000 3,500 4,000 तो फर्स्ट AC का ही रहता है। राइट। तो ये 5 से कम तो कोई मतलब 6,000 लगाइए, और फ्लाइट 8,000 में मिलती होगी, तो वहाँ बीच में तो लाना पड़ेगा इसको। लेकिन 2 घंटे प्लेन में बैठने में कौन सा मज़ा आता है। अगर ओवरनाइट हो जाए दिल्ली से मुंबई तो शायद वो उसमें ही जाने में ज़्यादा मज़ा है। मज़ा तो तब है जब हम फास्ट स्पीड ट्रेन्स बनाएं, कम से कम एक फोकस करके, जो हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था, जैसे ये रैपिड ट्रांसपोर्ट वाला सिस्टम है ना, जो यहाँ से आप मेरठ जा रहा है, यहाँ से पानीपत जा रहा है, यहाँ से फिर अजमेर जाएगा। ये जो मतलब जो हमारे सेंटर्स बन गए हैं ना इतने हैवी, उनके पास सैटेलाइट सिटीज़ में जाने के लिए अगर फास्ट
ट्रेन बनाया है, मेट्रो को ही ले लीजिए, मेट्रो में अब 25 स्टॉप आते हैं, अब कम से कम एक फास्ट मेट्रो ही चला दो जो यहाँ से गुड़गांव आपको 15 मिनट में पहुँचा दे, तो वही बहुत बड़ी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन नहीं बहुत आपने इसका एक रिवर्स भी मैं सोचता हूँ अक्सर कि अब फर्ज करिए दिल्ली से अमृतसर अभी शताब्दी 6 घंटे करीब लगते होंगे शायद तो है डेफिनेटली 7 होगा शायद, अगर मान लिया हाई स्पीड ट्रेन आप बताते हैं, आधा कर दीजिए उसको टाइम, आधे से भी कम होगा एक्चुअली। अब आप अमृतसर से पहले 2 और दिल्ली से पहले 4 स्टॉप रख दीजिए तो 2.5 के बजाय 3 घंटा लग जाएगा। लेकिन ये स्टॉप ऐसी जगह रखी जो आपने बोले, और 1-2 ऐसी जगह रखी जहां कुछ भी नहीं हो, ग्रीन फील्ड टाउनशिप आने दीजिए। तो मान लीजिए ऐसी कोई टाउनशिप आती है हरियाणा के अंदर, या यूपी के थ्रू तो नहीं जाता वो ट्रैक, हरियाणा के अंदर ऐसी कोई टाउनशिप आती है जहां से इस हाई स्पीड ट्रेन से आप आधे घंटे में दिल्ली पहुंच जाए, तो वो अगर 150 किलोमीटर भी दूर है और नया हरियाली से भरा हुआ शहर आप बनाई, तो हम क्यों दिल्ली में रहेंगे? क्यों रहेंगे? गैस चैम्बर बन चुका है ये। तो इसमें बड़े फायदे हैं इसके। तो ये हाई स्पीड ट्रेन के ये इस तरह से अगर करें, मुझे नहीं लगता कि अभी HSR जो हो रही है उसमें इस तरह से बहुत सोच हुई है, हालांकि वो बॉम्बे से पहले 3-4 टाउनशिप में है शायद उसके स्टॉपेज, नई टाउनशिप ही क्यों ना बने इस तरह। तो ये जो आप बता रहे हैं कि इस तरह की ट्रेन चल जाए जल्दी, वो तो इस हाई स्पीड और ये कंबाइन कर दीजिए उससे। अब आप मान लीजिए कोई एक शहर एक्स है दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर, वहाँ रह रहे हैं आप, दिल्ली के बीच में पहुँच जाएंगे आधे घंटे में। तो अभी आप बाई रोड या जो भी अभी मीन्स आपके पास हैं, 2 घंटे से कम में सवाल ही नहीं अंदर पहुँचने का। तो आपको तो ऐसा लगेगा कि आप दिल्ली में ही रह रहे हैं और दिल्ली वालों से बेटर रह रहे हैं। फिर तो ये जो पूरी इतने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रखी है, इनका धंधा चौपट हो जाएगा। नहीं, चूंकि पॉपुलेशन अभी और बढ़ रही है, लोगों को पैसे और आ रहे हैं, इसमें तो शक नहीं है, तो वो भी चलेगा, ये भी चलेगा। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, नई अपडेट्स मिली, ऐसे ही आते रहिए, बात करते रहें हम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी, एंड आई विल श्योरली कम अगेन। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते।